Hello everyone, in this video we'll do layers of atmosphere, then we'll talk about lapse rate and then we'll look at the related concepts of atmosphere. So the atmosphere has many layers, but these layers can be divided on many bases. The most important basis that we hear about is on the basis of temperature. So on the basis of temperature there are 4 layers in atmosphere: troposphere, स्ट्रैटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। हम इनको किस लेवल पे क्यों डिवाइड करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। अभी हम बताते हैं और हम कैसे एटमॉस्फेयर को जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है होमोस्फीयर और हिट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर एटमॉस्फेयर का वो जोन है जहाँ पे जो डिफरेंट गैसेस है वो एक होमोजीनियस उनका कॉम्पोजिशन रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% नाइट्रोजन है और अराउंड 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% अदर गैसेस हैं। तो जो होमोस्फीयर जोन है उसमें जो ये गैसेस का कॉम्पोजिशन है ये हमेशा हर लेवल पे हर हाइट पे सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ज्यादा। लेकिन एक अलग जोन है हिट्रोस्फीयर विच इज हायर इन द एटमॉस्फेयर, वेरी हाई। वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स जो कॉम्पोजिशन है गैस का वो चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ग्रेविटी की वजह से होता है। या हम बोल सकते हैं कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो हिट्रोस्फीयर में बहुत हायर अबव होती हैं और जो हेवियर गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन वो एट द लोअर लेवल होती है। और जिस लेवल पे ये डिफरेंस हमें दिख जाता है कॉम्पोजिशन में वहां से हिट्रोस्फीयर स्टार्ट होता है। और थर्ड जो जोन का हम बेसिस बना सकते हैं वो फंक्शनल बेसिस पे बना सकते हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये आपको ओजोनोस्फीयर और आयनोस्फीयर जो हम बोल रहे हैं ये थ्रू आउट एटमॉस्फेयर मिलेगा। इट इज एट सर्टेन हाइट। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ओजोनोस्फीयर वो लेवल है या एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जहाँ पे ओजोन पाई जाती है, और आयनोस्फीयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर में जहाँ पे आयंस पाए जाते हैं। तो जो फंक्शनल बेसिस पे ओजोनोस्फेयर है इसमें ओजोन का क्या फंक्शन होता है आप लोगों को पता है कि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करता है। और जो आयनोस्फेयर होता है इसमें आयंस होते हैं। जो आयंस होते हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। जो हमारे सैटेलाइट से सिग्नल्स हम जो ट्रांसफर करते हैं वो इन आयनोस्फेयर में ही आयंस के थ्रू इंटरैक्ट करके दोबारा ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये फंक्शनल बेसिस पे हो गया। कॉम्पोजिशनल बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर बेसिस पे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इसको समझने से पहले कि ये 4 लेयर किस तरीके से डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये हीट कैसे होती है। जिसको ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होगा उसको लगेगा कि हमारी एटमॉस्फेयर जो सन्स की रेज हैं उसकी वजह से हीट हो रही है, डायरेक्ट सन रेज की वजह से हीट हो रही है। अगर ऐसा होता तो जो टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो सबसे ज्यादा गर्म होती है क्योंकि उस पर सन रेज सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सन की रेडिएशंस हैं दीज आर शॉर्ट वेव रेडिएशन। और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं ये गैसेस को, एटमॉस्फेयर को हीट नहीं कर सकती हैं। तो हमारी एटमॉस्फेयर कैसे हीट होती है ये हम अभी देखते हैं। उससे पहले हमें कुछ बेसिस पता होने चाहिए। पहला बेसिस है कि अर्थ एक पुअर कंडक्टर है हीट का। I'm really sorry, I mean air is a poor conductor of heat। इसका मतलब है कि जो एयर है वो खुद हीट हो जाएगी लेकिन उस हीट को ट्रांसफर इजीली नहीं करेगी, बहुत ही बेकार कंडक्टर है हीट का, कंडक्ट नहीं करती है हीट को। दूसरा, एयर डज कंडक्ट स्पेशली इन द लोअर लेयर। जो लोअर लेयर होते हैं वहां पे थोड़ा बहुत कंडक्शन देखा जाता है। तो ये तो हो गया कंडक्शन। अब आता है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है मैं आपको समझाता हूँ। कंडक्शन का पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आपने एक स्पून लिया, स्टील स्पून, और उसको आपने फायर पे रखा। तो जब आप स्टील स्पून को फायर पे रखेंगे तो जो स्टील स्पून होगी वो फायर के ऊपर पहले हीट होगी और फिर धीरे धीरे करके वो पूरी स्पून हीट हो जाएगी और आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो स्टील है वो गुड कंडक्टर है, इसमें एटम्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है।
कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हीट होती है वो जो पार्टिकल्स का डायरेक्ट उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्ट मूवमेंट। जैसे कि कोई एयर है, एयर को आप हीट करोगे तो एयर हल्की सी हीट हुई, अब ये खुद राइज करेगी और जो ये गर्म हीट है ये इस एयर के साथ जाएगी। ऐसे ही अगर एक ठंडी एयर है वो मूव करेगी और फिर वो अपने साथ लोअर टेम्परेचर लेके आएगी। तो कन्वेक्शन एक हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होते हैं? गैसेस और लिक्विड, क्योंकि कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं होता, वो खुद मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स। लेकिन सॉलिड इतने सॉलिड सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते, तो इसमें वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करके ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। लेकिन कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद मूव करते हैं। इसके आपने एग्जांपल फिजिक्स में किए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो ट्रोपोस्फियर है या एटमॉस्फेयर है वो हीट कैसे होती है। पहले आपको एक जनरल रूल पता होना चाहिए। इस जनरल रूल से आपको पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट लेयर्स है वो कैसे हीट होती है। तो हमारा पहला रूल ये बोलता है कि जो सन रेडिएशंस हैं, दीज आर शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सीधे अर्थ को स्ट्राइक करती हैं, और ये लेकिन एटमॉस्फेयर को जनरली हीट नहीं करती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर को हीट होने के लिए लॉन्ग वेव रेडिएशंस चाहिए होती हैं। तो जब ये सन्स रेडिएशंस अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं फिर ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस बन जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो अर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए जो लेयर अर्थ के पास होगी वो ज्यादा गर्म होगी, उसके ऊपर थोड़ी कम थोड़ी कम। इस तरीके से आप जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा। जनरली हमारी एटमॉस्फेयर में हमें यही सीन देखने को मिलना चाहिए। रियली सॉरी। तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में यही होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि सन की रेडिएशंस आती हैं और फिर वो स्ट्राइक करती हैं अर्थ को, और फिर वो हीट करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, और ये एक हाइट तक चलता है। इस हाइट को हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज, विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये देखिए 25 डिग्री सेल्सियस हमने एवरेज टेम्परेचर लिया है। तो ये 25 जैसे ही हाइट बढ़ती है आप यहाँ देखिए तो अराउंड 15 किलोमीटर के अराउंड तक टेम्परेचर देखिए कम होता जा रहा है धीरे 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 करके, और ये कुछ -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर विच इज अराउंड 15 किलोमीटर। उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कुछ देर के लिए, कुछ हाइट के लिए, और फिर ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम देखें कि अगर हाइट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो ये तो ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया, इसलिए हम इस कंडीशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, कि विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बट जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सिंपल है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन मिलती है, और जो ये ओजोन लेयर है आपको इसका फायदा तो पता ही है क्या होता है, ये यूवी रेज को ब्लॉक करता है। लेकिन ओजोन ही वो लेयर है जो सन की शॉर्ट वेव रेडिएशन को, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से आ रही थी, उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो सन की रेडिएशन ऊपर से आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन, उसको जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर जब एब्जॉर्ब करने लगेगी और वो धीरे धीरे करके थोड़ा नीचे आएगा तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब हायर हायर जो लेयर होगी स्ट्रेटोस्फेयर में उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जो वो ओजोन है ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, इस वजह से हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। लेकिन फिर अराउंड 60 किलोमीटर के अराउंड हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर से टेम्परेचर कम होना लगता है, जो कि एक नॉर्मल केस है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं है क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल लेयर मीजोस्फेयर। और फिर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस तक फिर दोबारा से एक जोन आता है जिसमें कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, और उसके बाद फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। अब यहाँ सवाल आता है कि थर्मोस्फेयर जो ये टॉप मोस्ट लेयर है थर्मोस्फेयर, इसमें क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है?
तो इसमें होते हैं आयन, जो हमने पढ़ा था इधर आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर की भी रेंज यही होती है कुछ। तो यहाँ पे जो आयन्स होते हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और इन शॉर्ट वेव रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा जोनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको याद कैसे करना है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इनका बेसिकली इनका ग्रेडेशन कैसे है, कि लोअर मोस्ट कौन सी है और ऊपर कौन सी है। तो आप वो, मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ कि थर्मोस्फेयर मेरे को याद रहता है सबसे ऊपर है, बाकी फिर टीएसएम बचा। टीएसएम ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है ऊपर से अगर देखा जाए तो मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो आप हमेशा याद रखिए कि ट्रोपोस्फेयर इज ग्राउंड लेवल। सेकंड क्वेश्चन आता है ओजोन किस लेयर में होती है, वो आपको बता दिया स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। टेम्परेचर इन्वर्जन किस लेयर में होता है, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में होगा और थर्मोस्फेयर में होगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा कि आइसोथर्मल जोन क्या होता है। तो अभी हम अगर इस डायग्राम को देखें तो ये आइसोथर्मल जोन है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हाइट के साथ। तो दीज आर आइसोथर्मल जोन, ठीक है। और आई गेस इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों ही मूव करते हैं और बाकी एयर का मूवमेंट कैसा होता है ट्रोपोस्फेयर में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।